तो अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आती है, एक बार कोई भी बच्चा मेरे को लास्ट टाइम बताएगा। शायद हमने TIR पढ़ लिया था बेटा। लेंस समझा रहे थे। हाँ, लेंस की बात कर रहे थे। और लेंस के अंदर बेटा हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में थोड़ा स्टडी किया था। तो आगे हम टॉपिक को बढ़ाते हुए आज की क्लास में, और बेटा इम्पोर्टेंट आपके पास डेरिवेशन आते हैं जो CBSE में अब तो ऑब्जेक्टिव की काउंटिंग बढ़ाती जा रही है। अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि 50% होंगे या कितने होंगे, लेकिन फिर भी हमें डेरिवेशन तो करने हैं, उनका रिजल्ट हमें सीखना है कैसे निकाला जाता है। तो इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से सभी बच्चे उतार लें जो आज मैं आपको डेरिवेशन करवाने जा रहा हूँ। तो बेटा हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमने एक तो पढ़ा था इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस, ये बेटा हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था ये होता आपके पास कॉनकेव लेंस। और प्रत्येक लेंस दो रेडियई ऑफ कर्वेचर और दो फोकल लेंथ से बना होता है। थैंक यू बेटा नेहा। और हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, और जो कॉनकेव है बेटा इसकी फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। इसकी जो फोकल लेंथ है बेटा वो पॉजिटिव होती है, और इस लेंस की जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो नेगेटिव होती है। ये सारी इमेज बेटा मैंने आपको बताया था रियल बनाता है, लेकिन ये सारी इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है। एक केस में बेटा ये भी वर्चुअल बनाता है, एक केस में ये भी वर्चुअल बनाता है, और वो केस होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो, जब आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, ये सिचुएशन हम पढ़ चुके थे अपने पास, और इससे आगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बार देखें। आज बेटा हमें रिफ्रैक्शन पढ़ना है थ्रो कॉन्वेक्स सरफेस और थ्रो कॉनकेव सरफेस। तो अगर मैं बात करूं बेटा सर इस एक डाउट है। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ बताओ। डाउट है सर बताओ। सर वो मिरर हाँ प्लेन मिरर है, हाँ। उसमें हीट की लेजर वो डाल लेंगे, इंसिडेंट करवाएंगे तो हीट अब्जॉर्ब होगी मिरर में। मिरर के अंदर हीट बेटा अब्जॉर्ब होगी। मिरर के अंदर, हाँ हाँ बेटा मिरर के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी। अब बेटा अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कॉन्वेक्स लेंस का एक सरफेस है। देखो इधर वाला सरफेस ये, अगर मैं आपके सामने कंप्लीट फॉर्म बनाऊं एक बार बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर मैं कहूं कि एक्स वाई, इस सरफेस को नाम दे दो बेटा इधर P1 इस पोल को, और इस पोल को नाम दे दो P2, और बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। तो एक सरफेस की बात करो बेटा, ये एक्स P1 और वाई, और एक सरफेस बेटा ये बना है एक्स, ये बेटा आपके पास P2, और ये बेटा आपके पास वाई, दो सरफेस। तो मेरे ध्यान से समझना बेटा, अगर कंप्लीट लेंस है तो सारी डिस्टेंस मेजर की जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। अगर कंप्लीट लेंस है तो सारी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी वो ऑप्टिकल सेंटर से। और अगर एक सिंगल सरफेस की बात कर रहा है तो वही डिस्टेंस फिर मेजर की जाती है पोल से। किससे मेजर की जाती है? पोल से। ठीक है, अगर कंप्लीट लेंस है तो कंप्लीट लेंस बेटा दो सरफेस से मिलके बना है, और अगर एक सिंगल सरफेस की बात कर रहे हैं तो वही डिस्टेंस सारी कहां से मेजर की जाएंगी? पोल से। ये आपके पास वैल्यू। दूसरा, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं तो इसके साथ मैं लिख रहा हूं कि उभरा हुआ पार्ट है। देखो ये उभरा हुआ, और इसके अंदर बेटा ये गड़ा हुआ पार्ट है। इसके अंदर कैसा पार्ट है? ये गड़ा हुआ पार्ट। तो इसका जो उभरा हुआ पार्ट है बेटा, ये आगे रूल के अंदर दिखना है आपको कि जो ये उभरा हुआ पार्ट, मैं डबल मार्क कर रहा हूं इसको, ये पार्ट बेटा उभरा हुआ कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये हमेशा बेटा याद रखना रेयर मीडियम की तरफ होना चाहिए। ये उभरा हुआ पार्ट हमेशा रेयर की तरफ होना चाहिए। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो ये गड़ा हुआ पार्ट ऐसा, तो ये गड़ा हुआ पार्ट अपने पास अगर हम ऐसे बनाए, तो अगर ये गड़ा हुआ पार्ट है ये हमेशा रेयर की तरफ होना चाहिए। अभी अभी हम सरफेस बनाएंगे उसके अंदर और अच्छे समझ जाएंगे। अगर कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में ये पार्ट होता है उभरा हुआ बेटा, ठीक है, और इसमें एक गर्त पार्ट होता है, गड़ा हुआ पार्ट होता है। तो अगर कॉन्वेक्स सरफेस लेना है तो उभरा हुआ पार्ट हमेशा रेयर की तरफ लेंगे, और कॉनकेव ले रहे हैं तो गर्त पार्ट
हमेशा रेयर की तरफ लेंगे। ये दोनों की पहचान होती है कि उभरा हुआ पार्ट रेयर मीडियम की तरफ लेना है और गड़ा हुआ पार्ट भी अगर कॉनकेव ले तो गड़ा हुआ पार्ट भी रेयर मीडियम की तरफ आपको लेना है। जो अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा उसके अंदर आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक एक बार बताएं, हमने बेसिक नॉलेज कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की पढ़ ली थी। ये हमने दो सरफेस बना के दिखाए हैं और इन्हीं सरफेस के ऊपर बेस्ड अब हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। देखें बेटा, मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो पहला टॉपिक अपने पास क्या आता है, रिफ्रैक्शन थ्रो रेयर टू denser medium of convex refracting surface। एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेना है और वो वहां आपको बेटा रिफ्रैक्शन करवाना है रेयर टू डेंसर के केस में। तो अभी अभी मैंने बेटा आपको बताया था, अगर आप कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रहे हो तो कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ पार्ट लेना है। ले बेटा यहाँ से, अब सभी बच्चों का ध्यान सिर्फ स्क्रीन पे होना चाहिए। ये उभरा हुआ पार्ट ले लिया, ठीक है बेटा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस बनेगा वो उभरे हुए पार्ट से और एक ही सरफेस लेना है। अभी मैंने आपको बताया था कि हर लेंस दो सरफेस से मिलके बना है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक सरफेस की बात करेंगे रेयर टू डेंसर के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सपोज दैट कोई लेंस ये है और आप कोई रे डालते हो तो एक बार तो बेटा रेयर टू डेंसर इस सरफेस के कारण रिफ्रैक्शन होगा, इधर वाले के कारण। अब लेंस में रे आ चुकी है और बाहर हवा में आएगी तो डेंसर टू रेयर का केस भी बनेगा। तो हर लेंस में दो बार रिफ्रैक्शन होता है। कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है? दो बार। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर सिर्फ एक सरफेस की, किसकी बात कर रहे हैं? एक सरफेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे लेंस में देखो पहले बाहर एयर था तो एयर से डेंसर में जाएगा, फिर डेंसर से वापस बाहर आएगी रे तो डेंसर टू रेयर आएगी। क्या? डेंसर टू रेयर आएगी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो अपने पास क्या सिचुएशन निकल के आएगी वो देखें। ये उभरा हुआ पार्ट है बेटा, उभरा हुआ पार्ट मैंने आपको कहा था हमेशा रेयर मीडियम, तो म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम मान लिया हमने रेयर। इसके बाद बेटा ये ऑप्टिकल ना सॉरी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस और अंदर आपके पास बेटा डेंसर मीडियम, ये ले लिया हमने डेंसर मीडियम। तो मैंने क्या कहा है कि रिफ्रैक्शन करवाना है रेयर टू डेंसर, तो रेयर ये हो गया और डेंसर ये हो गया, ठीक है। तो एक सरफेस से, तो एक सरफेस ले लिया और कॉन्वेक्स है तो उभरा हुआ पार्ट, और उभरा हुआ पार्ट अकॉर्डिंग टू रूल कंफ्यूज हो नहीं होंगे, हमेशा याद रखना उभरा हुआ पार्ट हमेशा रेयर की तरफ लेना है। तो यहां मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूं बेटा, यहां मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रखता हूं, ये वो है। और पहला काम आप देख पाएंगे कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहां रखता हूं और एक रे जो नॉर्मली जाएगी या सीधी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा लेंस के, तो ये रे सीधी निकल जाएगी। अगर एक रे जो सीधी जाएगी वो सीधी ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल जाएगी, और इस पॉइंट को हम पोल लिखते थे। क्यों? क्योंकि देखो ये सरफेस मिलके पूरा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो इस पॉइंट को पोल कहते हैं और इस पॉइंट को भी क्या कहते हैं? पोल। जब कंप्लीट लेंस होता है तो सारी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं। अगर एक सरफेस होता है तो ये डिस्टेंस कहां से मापी जाती है? पोल से। तो ये पॉइंट पोल और सीधा ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती बेटा वो रे आपके पास सीधी निकल जाती बिना डिफ्लेक्ट हुए। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हैं वो रे बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधी आपके पास निकल जाएंगे। दूसरी अगर रे की मैं बात करूं बेटा तो अपने पास क्या निकल के आएगा वो देखें। अगर यही रे मैं आपके सामने बात करूं, यही रे यहां टकराए, दूसरी रे यहां टकराए, तो पहला काम है बेटा नॉर्मल डालना। आपने नॉर्मल डाला,
ये नॉर्मल डाला घुमावदार पार्ट की, ताकि हम ये पहचान सके कि हमें मुड़ना किधर है। नॉर्मल डालना तो केस किसका बेटा, रेयर, इधर क्या है डेंसर, और रेयर टू डेंसर का अगर केस करेंगे बेटा तो क्या करेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसका केस लेके चलेंगे बेटा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और टुवर्ड्स द नॉर्मल करेंगे तो नीचे की तरफ। ये आपके पास ये रे है, ये बेटा नीचे की तरफ मुड़ गई, और एक रे आपके पास ये आई और एक रे आपके पास बेटा नीचे आई, और एक रियल इमेज बनेगी जब दो रे कहां पे मीट करेंगे। अगर दो रे एक्चुअली यहाँ मीट करती हैं तो इसका मतलब यहाँ एक रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, एक रियल इमेज। बोलो इस डायग्राम में यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? कुछ भी नहीं किया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है कॉन्वेक्स, जिसका उभरा हुआ पार्ट रेयर मीडियम की तरफ और जिसका दूसरा पार्ट है वो डेंसर मीडियम की तरफ। एक रे जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, दूसरी रे है बेटा वो सरफेस पे इंसिडेंट कर गई। इस सरफेस को चाहे नाम दे दो एक्स और यहाँ नाम दे दो बेटा आप चाहे वाई, ठीक है। टकराई, टकराने के बाद नॉर्मल डाला, नॉर्मल डालने के बाद देखा रेयर टू डेंसर का केस है, टुवर्ड्स द नॉर्मल इसको मोड़ दिया, ठीक है। अब आप एक कंडीशन देखें कि ये इंसिडेंट रे थी बेटा, थैंक यू बेटा गौरव, ये आपका नॉर्मल था, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। तो अब मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं कि जो ये एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, और इसके बीच जो एंगल होगा वो बेटा क्या होगा, आई। ये कौन सी रे बेटा, रिफ्रैक्टेड, और ये डॉट डॉट वाला क्या है, नॉर्मल। तो ये एंगल बेटा आपके पास आर। थैंक यू बेटा रोनित। अगर आपके पास आई और ये बेटा आपके पास क्या हो गया, आर, ठीक है। और मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके नजदीक यहाँ एक परपेंडिकुलर पॉइंट डाला और इस पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया। अब देखना कि जो ये ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, ये हमेशा ये एंगल बनाया गया, सपोज दैट ये एंगल मैंने माना अल्फा, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एंगल बनाया गया अल्फा। यहाँ जो इमेज बनी ये बेटा याद रखना, ये बेटा हमेशा आपको मानना है बीटा, और ये बेटा नॉर्मल है, और ये एंगल आपको मानना है गामा। ये अल्फा, इमेज के द्वारा बीटा और नॉर्मल के द्वारा गामा, और इस पॉइंट को मैंने सी लिख लिया। क्या लिख लिया इस पॉइंट को, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सारी कंडीशन आपके सामने मैंने लिख दी है। पहली रे सीधी निकल गई, दूसरी रे टकराई, टुवर्ड्स द बेंड होगी, ठीक है। बेंड होने के बाद यहाँ मिली, यहाँ मिली तो एक रियल इमेज बनी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, ये रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के बीच एंगल आर बना, ऑब्जेक्ट के द्वारा एंगल बनाया गया अल्फा, इंसिडेंट रे और आपके पास इसके बीच, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के बीच, तो आपने अल्फा ऑब्जेक्ट के द्वारा, इमेज के द्वारा बेटा बीटा, नॉर्मल के द्वारा गामा, और एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ डाला एम पॉइंट के ऊपर। इस रे डायग्राम में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछे, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। रे डायग्राम में अगर किसी बच्चे को डाउट है। थैंक यू बेटा साहिल सुमित, थैंक यू। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो मैं क्या लिखूंगा, लेट अस कंसीडर एक कॉन्वेक्स, बेटा ये साथ के साथ उतार लेना, रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स पी वाई, ए रे ऑफ लाइट ओपी नाम दे दिया, इंसिडेंट ऑन सरफेस नॉर्मली एंड पास विदाउट रिफ्लेक्शन, और सीधी निकल गई। ऑप्टिकल सेंटर पे डालोगे नॉर्मली वो सीधी निकल जाएगी विदाउट रिफ्लेक्शन। अनोदर रे OA इंसिडेंट on surface, another ray incident on surface
and move bends towards normal and meet at point I and form a रियल इमेज। ये थ्योरेटिकल पार्ट बेटा सभी बच्चे उतार लें, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं किया कि ओ से लेके पी नाम दे दिया, रे का जो नॉर्मली टकराई सीधी निकल गई, दूसरी रे ओ ए इस सरफेस पे टकराई, टकराने के बाद बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो गई, आई पॉइंट पे जाके मिली दोनों और एक रियल इमेज बनाई। क्या बनाई अपने पास? एक रियल इमेज। ठीक है, तो ये केस अगर हम निकालें तो ये केस भी बेटा यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ये रियल इमेज का केस था। रियल इमेज बनाई जाए तो हम ये केस निकाल रहे हैं रियल इमेज की। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट रहता है एक बार बताएं बेटा। रब कर दो बेटा। रुको सर। हाँ लिख लो बेटा, रुको लिख लो बेटा, लिख लो आराम से। लिख लिया सर, लिख लिया सर। रुको। कोई बात नहीं बेटा, लिख रुको लो सर। आराम से, लिख लो बेटा आराम से लिख लो। कर दो सर। ठीक है बेटा, देखो लास्ट लाइन देखें बेटा, देखें बेटा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वो देखें by using स्नेल्स लॉ। हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं और ध्यान से देखना बेटा एक बार। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के इक्विवेलेंट। लेकिन म्यू कब निकालोगे? तो मैंने आपको सिखाया था कि जिसमें रे जाती है तो रे किस में जा रही है? डेंसर में। और रे कहाँ से जा रही है? रेयर से। तो यहाँ से अगर निकालूं तो क्या लिखेगा म्यू को? म्यू टू बटा म्यू वन। बोलो लिखोगे? स्नेल्स लॉ का आपने यूज किया है तो साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू होता है, और म्यू की जब वैल्यू निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फेस, और उसको क्या लिखोगे? म्यू टू बटा म्यू वन। देखिए अपर्चर ऑफ लेंस इज वेरी स्मॉल। इस लेंस के अपर्चर बहुत स्मॉल है, मतलब थोड़ा सा बारीक लेंस, बिल्कुल पतला सा ऐसे। ये भी मैंने ज्यादा बना दिए, बहुत स्मॉल लेंस है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, अगर लेंस की अपर्चर बहुत स्मॉल है, इसकी गोलाई है जो बेटा घुमावदार पार्ट है ये बहुत स्मॉल है, तो ये एंगल भी बहुत स्मॉल होंगे, इसलिए साइन आई को नियरली इक्वल आई लिखा जाता है और साइन आर को नियरली इक्वल टू आर लिखा जाता है। एक कंडीशन होती है, अगर लेंस की अपर्चर क्या हो? बहुत स्मॉल,
तो साइन आई को आई और साइन आर को क्या लिख लिया, यहाँ पे पुट कर दो बेटा, आई बटा आर इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू वन म्यू म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर, म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर, ये वैल्यू आपके पास निकल गई, म्यू वन आई बराबर म्यू टू इंटू। देखें बेटा, इसी को आगे सोल्व करते हैं। ट्रायंगल आईएसी लेते हैं, ट्रायंगल ओएसी लेते हैं। तो मेरा प्रत्येक विद्यार्थी एक बार देखेगा डायग्राम में कि ट्रायंगल ओएसी कहाँ है और ट्रायंगल आईएसी कहाँ है। देखो ओ ए सी, मैं थोड़ा सा अलग मार्कर से एक बार रेड मार्कर से निशान लगा देता हूँ। ओ बेटा, ए बेटा और सी बेटा, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ओ ए और सी, अगर अपने पास बेटा ओ ए और सी अगर अपने पास ट्रायंगल निकल के आ रही है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो एक बार देखें ध्यान से। ओ ए सी अगर अपने पास सबसे पहले ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है बेटा आई ए सी, एक ये है आई ए सी। आप देखना आई ए सी को ले लेते हैं पहले, ये एंगल बेटा आपको आर, ये एंगल बेटा आपको बीटा, दो का इंटरनल का सम एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं क्या, आर प्लस बीटा और बराबर बोलो गामा लिख सकता हूं। भाई दो का इंटरनल का सम आर प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, गामा। तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख लिया मैंने, गामा। दूसरे में बात करते, अल्फा प्लस आपके पास दूसरी बात करते हैं, और सॉरी हमें यहाँ ले लेते हैं ओ ए और सी, इसकी बात करते हैं अब अपने पास, और इसकी बात अपने पास क्या निकल के आती है वो देखें। अल्फा प्लस गामा और अपने पास जो वैल्यू निकल के आएगी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई। एक बार दोनों ट्रायंगल सभी बच्चे देखें कि हमने जो लिखा है कि आर प्लस बीटा बराबर गामा, और दूसरे में लिखा कि अल्फा प्लस गामा और बराबर क्या लिखा है आई। आर की वैल्यू भी है और आई की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यू बेटा हमने निकाली। तो आप देखो आर की वैल्यू यहां से निकालो एक बार बेटा, और आर की वैल्यू निकल के आई गामा माइनस का बीटा, और पुट कर दो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट मान। देखो बेटा म्यू वन, आई की वैल्यू अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू बेटा, आर की वैल्यू म्यू टू और गामा माइनस का बीटा। बोलो आगे यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाली है। अब देखें इसको सोल्व करें बेटा, म्यू वन गामा ना सॉरी अल्फा, अल्फा निकालो बेटा, और जब एंगल निकालते हो तो परपेंडिकुलर बटा बेस। देखो एंगल जब भी निकाला जाता है परपेंडिकुलर बटा बेस, तो अल्फा अगर निकालोगे तो ए एम और बटा एम ओ, क्या निकालोगे अल्फा की वैल्यू ए एम बटा एम ओ। बोलो बेटा ऐसे ही अगर गामा निकालना हो तो ए एम बटा एम, ए एम बटा एम। दूसरे में बात करता हूं, इसके बाद म्यू टू आपके पास बेटा, फिर गामा, गामा निकालोगे तो इसी डायग्राम से देखो ए एम बटा एम से, माइनस बीटा निकालूंगा तो बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ए एम लेकिन बेस एम आई, तो क्या लिखोगे ए एम बटा एम आई। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछे, कुछ नहीं किया है, स्नेल्स लॉ यूज किया है, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन। अपर्चर बहुत स्मॉल थी इसलिए इसको साइन आई को आई और साइन आर को आर, आई बटा आर म्यू टू बटा म्यू वन आई बराबर म्यू टू आर, ये वैल्यू लिखी है। ट्रायंगल ओएसी और ट्रायंगल आईएसी दो ट्रायंगल हैं, और आईएसी की बात करता हूँ आईएसी तो आर प्लस बीटा बराबर गामा, और इसमें बात करूं तो अल्फा प्लस आपके पास गामा बराबर आई, दोनों ट्रायंगल से निकाला है। फिर हमने एंगल निकाला परपेंडिकुलर बटा बेस करके, और ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। एक बार यहाँ तक सभी बच्चे उतार लें और रेज योर हैंड्स, और समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है कोई बच्चे।
सर ये एंगल दोबारा बता दो, एंगल कैसे निकालें? बेटा एंगल जब भी निकाला जाता है तो याद रखना परपेंडिकुलर बटा बेस का एक फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि जैसे हम स्लोप निकालते थे वो भी रियल में एक एंगल होता है और टेन थीटा से जाना जाता था। अगर हम टेन थीटा निकालते हैं तो वही चीज परपेंडिकुलर बटा बेस। तो कहने का मतलब आप ये स्लोप ही निकाल रहे हैं, और स्लोप जब भी निकाला जाता है तो परपेंडिकुलर बटा बेस। तो जैसे ट्रायंगल ए एम और ओ, इसमें बन रहा है एल्फा एंगल, तो इसमें परपेंडिकुलर बनेगा एंगल के सामने वाला, तो सामने वाला बेटा ए एम और बेस बनेगा बेटा एम ओ, ठीक है। ऐसे बीटा निकालेंगे बेटा तो परपेंडिकुलर बनेगा ए एम और बेस बनेगा एम आई। गामा निकालेंगे तो ए एम बटा एम सी, ठीक है। ये वैल्यू बनेगी टेन थीटा की वैल्यू होती है ना परपेंडिकुलर अपॉन में भी, बेटा। तो टेन थीटा स्मॉल अपर्चर के कारण टेन अल्फा अल्फा ही बन जाएगा, क्योंकि अपर्चर देखो ऊपर क्या ले रहे हैं, स्मॉल ले रहे हैं। तो अगर मैं टेन अल्फा निकालूं तो इसका मतलब स्मॉल अपर्चर है, तो टेन अल्फा को क्या लिखा जाएगा, नियरली अल्फा ही लिखा जाएगा। टेन बीटा निकालो तो टेन बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा। स्मॉल अपर्चर के कारण एंगल बहुत छोटा है और बहुत छोटे एंगल को नियरली अल्फा बीटा और गामा लिखेंगे। 1 मिनट होल्ड रखें बेटा। उतार लिया बेटा यहाँ तक? यस सर, रब कर दूं? कर दो। देखो बेटा, देखो बेटा, लास्ट रिजल्ट हम इस पे पहुंचे थे। तो आप एक बात देख पाए होंगे यहाँ से कि यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है और यहाँ पे भी एम है, और एम कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो वैल्यू बचेगी म्यू1 1/mo 1/mc, म्यू2 1/mc और 1/mi, ठीक है। ये वैल्यू बचेगी। अगर ये वैल्यू अपने पास बचेगी ये वैल्यू जब अपने पास बचेगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले MO MC, ये MC और MI। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सारी डिस्टेंस अगर कंप्लीट लेंस है दोनों सरफेस तो ऑप्टिकल सेंटर से, अदरवाइज पोल से। और ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला था तो M में और बेटा P में बहुत कम डिफरेंस है, क्योंकि अपर्चर स्मॉल है और ये दिखने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है लेकिन रियल में बहुत स्मॉल गैप है। और इसलिए जहां आपके पास M है, क्योंकि हमें सारी डिस्टेंस मेजर करनी है, वो पोल से मेजर करनी है, तो जहां बेटा M है वहां आपको P पुट करना पड़ेगा, क्योंकि M बहुत नजदीक है P के, इसलिए M की जगह हमें क्या पुट करना है, P। तो यहाँ अगर वैल्यू लिखूंगा मैं म्यू1, तो इसको लिखूंगा 1/PO, इसको लिखूंगा 1/PC, इसको म्यू2, इसको लिखूंगा बेटा 1/PC और माइनस 1/PI। ये वैल्यू, ये फिर से सुन ले ध्यान से, ये क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि ये स्मॉल अपर्चर है। स्मॉल अपर्चर के कारण जैसे ही परपेंडिकुलर डाला तो M और P बहुत नजदीक हैं, इसलिए, और सारी डिस्टेंस पोल से मेजर की जाएंगी, इसीलिए M की जगह हमने क्या पुट किया है, P पुट किया है। अब देखें प्यारे विद्यार्थियों कि सबसे पहले म्यू1, आप एक बार कोई भी बच्चा मेरे को बताए P से लेके O तक एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा, बोलो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड। और मैंने आपको बता रखा है कि जो चीज लेफ्ट हैंड साइड होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। क्या होगी, हमेशा नेगेटिव। तो इसका मतलब PO लेफ्ट हैंड साइड, तो माइनस का यू लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस का यू। अब आ जाओ बच्चों 1/PC, तो P से लेके C राइट हैंड साइड है और P से लेके C सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बेटा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 1/R। म्यू2 देखो बच्चों, म्यू2 1/PC, PC की वैल्यू बेटा वही 1/R, माइनस बेटा 1/PI
और पी आई की वैल्यू बेटा इमेज डिस्टेंस, पी आई इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो प्लस है क्योंकि राइट हैंड साइड है, तो इसको हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई करो माइनस म्यू वन बटा यू प्लस म्यू वन बटा आर बराबर बेटा म्यू टू बटा आर और माइनस म्यू टू बटा बी। ठीक है, माइनस म्यू वन बटा यू म्यू वन बटा आर, दूसरी बात करते हैं म्यू टू बटा आर माइनस म्यू टू बटा बी। ये आपके पास वैल्यू निकल के आई। अब बेटा हम बात करें सबसे पहले इसको सही अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लगाते हैं, म्यू वन बटा यू एज इट इज, ये प्लस माइनस का है, इधर ले आओ बेटा प्लस का, तो ये बनेगा म्यू टू बटा बी बराबर म्यू टू बटा आर अपने पास यहाँ है, इधर माइनस का म्यू वन बटा आर ले आओ, तो इसको लिख लो म्यू टू माइनस म्यू वन और बटा आर। और ये रिजल्ट निकल के आया है कि अगर एक सरफेस से, और वो सरफेस हो कॉन्वेक्स, उससे अगर रिफ्रैक्शन करवाना हो रेयर टू डेंसर, तो उसका फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा माइनस म्यू वन बटा यू प्लस म्यू टू बटा बी बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो यहां तक आप इस क्वेश्चन को करें, और अगर इसमें कोई डाउट है तो मेरे को बताएं। कुछ नहीं किया, एम को कैंसिल किया है स्मॉल अपर्चर के कारण, और सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी थी, जहां एम है वहां पी लिखा है, साइन कन्वेंशन यूज किए हैं, और इसको हमने सोल्व करके ये फॉर्म लिखा है, और ये अपने पास फाइनल रिजल्ट निकला। यहां तक का उतार लें सभी बच्चे, बेटे जल्दी से उतारें। सर ये 1/p0 प्लस 1/pc से बता दो दोबारा। देखो बेटा 1/p0 ये कंडीशन देखना बेटा, 1/p0 बेटा p से लेके o एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए माइनस का u लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, तो po की वैल्यू माइनस u, मैंने माइनस ऊपर लिख दिया कोई बात नहीं है। ठीक है, po की वैल्यू देखो ये लिख रखी, po की वैल्यू क्या लिखोगे माइनस u। p से लेके c, तो पोल से लेके सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये राइट हैंड साइड था इसलिए प्लस का आर लिखा, तो पीसी की वैल्यू लिख दी बेटा आर, एक तो ऊपर था ही तो 1/r बन गया। ऐसे ही पीसी दोबारा से 1/r, और पी से लेके आई बेटा इमेज डिस्टेंस है जिसको v से लिखते हैं, और पोल से राइट हैंड साइड प्लस और पोल से लेफ्ट हैंड साइड माइनस, तो राइट हैंड साइड है तो प्लस का v लिखोगे तो 1/v। ठीक है, और हमने इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व किया है, ये वैल्यू है इसके बाद। यहां तक का सभी बच्चे उतार लें बेटा, रब कर दो सर 1 मिनट रुक। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आराम से उतार लें। लिख लिया सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छे। तो ये डेरिवेशन बेटा 5 नंबर के अंदर आते हैं, ये 5 या 6 डेरिवेशन है आपके पास, हम आपको 2-3 कराएंगे, 2-3 बेटा आपको खुद करने हैं इस टाइप के। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हो गया। रब कर दो बेटा, सभी ने उतार लिया हो तो। यस। थैंक यू बेटा। अब अगर मैं बात करता हूं बेटा आपके सामने इसी केस में, तो अगर हो सकता है कि कई बार ये कॉन्वेक्स की पूछ के और ना पूछ के कॉनकेव से भी पूछ सकते हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर for concave refracting surface। अब बेटा बात कर लेते हैं कॉनकेव के लिए। ठीक है, अगर यही डेरिवेशन कॉनकेव से बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है, तो सभी बच्चे सिर्फ डायग्राम के ऊपर ध्यान दे, बस मेन चीज ही है। अब बेटा बात आ गई कॉनकेव की,
और कॉनकेव की अगर बेटा बात आई है तो इसका मतलब गड़ा हुआ पार्ट लेना है हमें, ठीक है। कॉनकेव के मतलब क्या लेना है हमें, गड़ा हुआ पार्ट लेना है। तो अगर बच्चों यहाँ बनाऊंगा मैं डायग्राम, तो बेटा ये गड़ा हुआ पार्ट लेना है, ये वाला देखो, ये गड़ा हुआ पार्ट आपको लेना है। और मैंने आपको कहा था बेटा जो ये गड़ा हुआ पार्ट है, ये वाला हिस्सा गड़ा हुआ है, ये हमेशा होना चाहिए किधर, बताया था बेटा आपको, रेयर की तरफ, अगर कॉनकेव लेते हैं। तो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ लिखूंगा रेयर मीडियम μ1, और यहाँ लिखूंगा बेटा डेंसर, और इसको लिखूंगा म्यूट, ठीक है। ये बेटा आपके पास है रेयर मीडियम, और ये बेटा आपके पास है डेंसर मीडियम। ध्यान से समझना बेटा, ये गड़ा हुआ पार्ट कॉनकेव की बात कर रहे हैं। अगर कॉनकेव पूरा हो जाता, अगर मैं ऐसे, तो ये ले लिया गड़ा हुआ पार्ट, और एक गड़ा हुआ पार्ट ऐसे ले लो, तो कॉनकेव पूरा बन जाता है, नहीं बन जाता, इसलिए मैंने एक गड़ा हुआ पार्ट इधर ले लिया। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले एक सरफेस कॉनकेव का गड़ा हुआ ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब यहां मान लो बेटा मैं आपके सामने ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, यहां मैं क्या ले रहा हूं, ऑब्जेक्ट ले रहा हूं। ध्यान से समझना बेटा, एक रे जो सीधी निकल गई, बोलो यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, और ये रे जब सीधी निकली है तो ये रे इस फॉर्म में सीधी यहां से निकल गई, क्योंकि ये रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी बेटा, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को, वैसे एक सरफेस है तो मैं पोल काउंट करूंगा, क्या काउंट करूंगा इसको, पोल। दूसरी रे की अगर बात करूं बेटा, तो आपको डालनी है इस सरफेस में, ये सरफेस पे दूसरी रे डाल दी। अब मेरे को बताएंगे सबसे पहले कि अगर ये मैंने इंसिडेंट रे की, तो अगर पहला काम बेटा अपना क्या होता है, नॉर्मल डालना, हमें पता चले कि अपनी रे किधर मुड़ेगी, हमें इस बात का पता चले कि अपनी रे किधर मुड़ेगी। तो एक बार मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो बेटा मैं यहाँ नॉर्मल डाल रहा हूँ, ये नॉर्मल डाल रहा हूं घुमावदार पार्ट की तरफ, घुमावदार पार्ट की तरफ, ये बेटा आपने नॉर्मल डाल दी। देखो ये नॉर्मल डाला बेटा, सी पॉइंट ले लिया, नॉर्मल डाल दिया। अब हमने बात करनी है कि ये केस किसका है बेटा, ये रेयर है, और ये कौन सा बेटा, टेंस। अब बताओ बेटा मेरे को किधर मुड़ना है, बोलो बेटा किधर मुड़ना है, तो अगर बेटा मैं टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ूंगा, तो अगर मेरे पास केस आएगा, तो अगर मैं देखो आपको बना के दिखाता हूँ, अगर इधर मुड़ गया तो नॉर्मल से दूर गया कि नहीं गया, देखो जो मैंने अब एरो लगाया इसका मतलब है नॉर्मल से दूर, बोलो है, तो इसका मतलब मेरे को ऊपर की तरफ मुड़ना है। बताओ किधर मुड़ना है, मेरे को ऊपर की तरफ मुड़ना है। तो अगर बेटा मैं ऊपर की तरफ मुड़ूंगा तो इस तरीके से ये बेंड हो गया, और आपको पता है कि ये कॉनकेव सरफेस है, तो कभी रियल इमेज तो बन ही नहीं सकती, तो इसका मतलब ये रे बेंड होकर कभी यहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर यहाँ मिल जाएगी तो रियल इमेज बन जाएगी, और रियल बेटा हमें बनानी नहीं है, तो इसका मतलब कैसी बनानी हमें, वर्चुअल, ठीक है। तो ये बेंड होकर किधर चला गया, ऊपर की तरफ। तो अब वर्चुअल इमेज बनाते हैं, तो वर्चुअल इमेज तो बेटा अपीयर टू मीट होती है। वर्चुअल इमेज की अगर बात करूं तो क्या होती है बेटा, अपीयर टू मीट। तो देखो एक बार मैं आपके सामने, यही जो ये ऊपर की तरफ बेंड हुआ है, तो ये रिफ्लेक्ट करके पीछे की तरफ आएगा यहाँ, और एक ये रे जो सीधी निकली थी ये पीछे की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, एक ये प्रतीत होगी, और इमेज हमें यहाँ नजर आएगी। और मैं आपको बता देता हूँ एक बार फॉर शॉर्ट नॉलेज, ये कॉनकेव लेंस था बेटा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रह गई, ऐसे बेंड हुई, लेकिन अपीयर टू मीट फोकस पे, ऐसे ये गई, ऐसे डाइवर्ज कर देगा, और अपीयर टू मीट फोकस पे। बोलो इधर बनी कि नहीं बनी, तो सेम कंडीशन है, इमेज आपकी यहीं बनेगी। समझ में आया, क्योंकि रियल तो बन नहीं सकती, तो ये ऊपर की तरफ गई, और ये अपीयर टू मीट होती है, तो रिफ्लेक्ट करके वापस इस पॉइंट के ऊपर आपके पास इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा आपको यहां से निकालनी थी। अब देखो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, और प्रत्येक बच्चा अच्छे ध्यान से देख ले इसको। अगर मैं बात करूं ये इमेज यहां बनी, और एक काम था बेटा अपना सबसे पहला यहां से परपेंडिकुलर डालना, ये परपेंडिकुलर डालना,
ठीक है। और इस पॉइंट को बेटा हम M लेते थे। एक बार मैं लिख देता हूं इनको। इस पॉइंट को बेटा आप M लेते थे और ये पॉइंट आपका P होता था, और जो ये पॉइंट है ये बेटा आपका A होता था। A पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका A होता है। एक बार ध्यान से देखना बेटा, ये आपकी इंसिडेंट रे जो रेड कलर वाली, और ये ब्लैक कलर वाला ये बेटा आपका नॉर्मल है। तो जो ये एंगल होगा जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये एंगल आई होगा बेटा। बताओ क्या होगा? ये आई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल क्या होगा? आई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होगा बेटा क्या होगा? आई। अब मैं दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूं बेटा। देखो ये जो दोनों, एक डॉट वाला ब्लैक है और एक डार्क ब्लैक है, तो ये जो रे ये रिफ्रैक्टेड है, ये वाली रे रिफ्रैक्टेड, और ये बेटा नॉर्मल, तो इनके बीच जो एंगल होगा ये एंगल, ये बेटा आर होगा। ये बेटा क्या होगा? आर। ठीक है। इसकी अगर बात करूं तो ये एंगल बेटा आर होगा, और रेड कलर और ब्लैक कलर वाला जो डॉटेड है इनके बीच जो एंगल होगा ये क्या होगा? आई, क्योंकि इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो एंगल आई। इसके अंदर बात करें तो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, इसका एंगल क्या आएगा? आर। अब मेरा प्रत्येक बच्चा मेरे को बताएगा ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल लेते थे बेटा, बताओ, बोलो। अल्फा। शाबाश, अल्फा। इमेज के साथ कितना लेते थे बेटा? बीटा। बीटा। और नॉर्मल के साथ कितना लेते थे? गामा। क्या लेते थे? गामा। रे डायग्राम में कंप्लीट हो गया है। इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं बेटा। ये अपने पास क्या निकाला हमने? रे डायग्राम। ठीक है। इस रे डायग्राम को प्रत्येक बच्चा बेटा उतार ले और इसको समझ ले। प्रत्येक बच्चा इस रे डायग्राम को उतार ले बेटा और इसको समझ ले अच्छे से। पूरा डेरिवेशन तो बेटा नहीं हो पाएगा क्योंकि अपनी क्लास में टाइम कम बचा है, लेकिन आपको डायग्राम मेन चीज था वो मैंने आपको समझा दिया है। इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो हम डाउट ले लेंगे, और फिर इसका डेरिवेशन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे। सर हो गया। बेटा आज की जो मेरा नहीं हुआ। क्या बेटा? मेरा नहीं हुआ है अभी तक। हाँ बेटा कर लो, कोई बात नहीं, आराम से कर लो। सर ये इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल एक बार फिर से बताना। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस रेड कलर वाला है, और जहां पे मेरा माउस है ब्लैक कलर के ऊपर, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, जो ये डॉट वाला ब्लैक कलर का, जो रेड वाला, इनके बीच जो एंगल है वो आई है। ऊपर आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल था, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया, ये नॉर्मल था, और ये जो ब्लैक कलर वाला ये रिफ्रैक्टेड रे थी। इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा बेटा? आर। इंसिडेंट रे और नॉर्मल में एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल में एंगल आर। ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर स्कूल कब से लगेंगे? बेटा अकॉर्डिंग टू रूल्स आया है अपने पास कि 1 तारीख से शायद स्कूल लगने की कंप्लीट संभावना है। 1 तारीख से आपके स्कूल लग सकते हैं। ओके ठीक है सर।